हिंसा, आगजनी, बलात्कार, राजनीतिक हत्याओं के मामलों में आपने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, संदेशखाली, कोलकाता जैसे जगहों का नाम सुन रखा होगा। पर हम आज आपके साथ बात करेंगे गार्डन रीच की और इसके आसपास के क्षेत्रों की। गार्डन रीच, मेटिया ब्रुज और खिदिरपुर पोर्ट एरिया होने के कारण हाईली सेंसिटिव है और अपने वायलेंट हिस्ट्री के कारण भी चर्चा में रहने वाले एरियाज हैं। खिदिरपुर की बात आज इसलिए आई है क्योंकि वहां पर अचानक खिदिरपुर बाजार में भीषण आग लग गई थी, जिससे सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कहा जा रहा है कि करीब 1300 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बाजार के अंदर स्थित गोदाम भी आग से नष्ट हो गए। आग लगने से लाखों करोड़ों का नुकसान उठा रहे दुकानदारों ने कहा है कि ममता बनर्जी ने शॉपिंग मॉल के लिए जमीन सौंपने के लिए आगजनी की घटना को अंजाम दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वहां के दुकानदार कह रहे हैं। एक दुकानदार ने कहा कि अगर सरकार कहती है कि ये उनकी जमीन है तो वो नोटिस देकर खाली कराए, ऐसे आग नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि वो सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे, पर आज के ट्रेंड में यही देखने को मिला है। तो देखिए, मुख्य रूप से हम यही कहना चाहते हैं, सरकार से ही कहना चाहते हैं, अगर आपका जमीन है, आपका कुछ भी है, आपकी संपत्ति है, आप नोटिस करके कहीं भी खाली करा दे, इस तरह आग ना लगाएं। हम ये नहीं कहते कि आप आरोप नहीं कह रहे हैं पूरा पूरी कि आप ही लगाए होंगे, लेकिन एक जो अनुमान होता है, जो रिसेंटली जो देखता है वो बोलता है आदमी। जाहिर की ममता बनर्जी ने यहाँ साइंटिफिक बाजार बनाने के लिए ये जमीन कथित तौर पर कलीम ग्रुप को दे दी है। मामले में विवाद बढ़ने पर यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंची तो उनका विरोध हुआ। विरोध के दौरान ममता बनर्जी के साथ खड़ी नेता दुकानदारों को चुप करवाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय के अनुसार इनमें से 80% दुकानें हिंदू व्यापारियों की थी। हालांकि ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, ऐसे में इलाके में ये बाजार आखिरी बचे हिंदू व्यापारियों का स्थान था। अमित मालवीय के अनुसार ममता बनर्जी ने बाजार के जमीन कथित तौर पर कलीम समूह को सौंप दी है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर बताया कि बाजार का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया और इसे बचाने की कोशिश में लापरवाही की गई। दमकल विभाग द्वारा 2 से 3 घंटे की देरी, पर्याप्त पानी के बिना दमकल गाड़ियां पहुंचना, बाजार के एक हिस्से को भी बचाने का कोई प्रयास नहीं, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये मिली भगत है। अमित मालवीय ने लापरवाही के लिए ममता बनर्जी और फिरहाद हाकिम को जिम्मेदार ठहराया है। फिरहाद हाकिम कोलकाता के 38वें मेयर के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो पिछले महीने भी चर्चा में आए थे जब कोलकाता में ऋतुराज होटल में भीषण आग लगी थी। होटल में आग से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट में भी फिरहाद हाकिम और सुजीत बोस पर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगा था। तब विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि सुजीत बोस के अधीन द फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट और फिरहाद हकीम के अधीन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेगुलर फायर सेफ्टी ऑडिट्स को करने और ऋतुराज होटल जैसे बिल्डिंग को बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड से मजबूत बनाने में विफल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया था कि इतनी भीषण आग में फायर एग्जिट, स्प्रिंकलर्स और स्मोक अलार्म्स कहां थे? कोलकाता के बीचों बीच सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की खुलेआम अनदेखी क्यों की गई? खिदिरपुर के बाजार में लगी आग हो या होटल में, दोनों में यही बात सामने आई थी कि आग बुझाने के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं आई और राज्य के मुख्यमंत्री कहीं और बिजी रही। खिदिरपुर क्षेत्र में हिंदू बहुल बाजार में आग लगना भी इस क्षेत्र की हिंसक हिस्ट्री की ओर इशारा करता है। ऐसे ही तो टीएमसी नेता बॉबी हकीम या कहें कि फिरहाद हाकिम ने इसी क्षेत्र के लिए कहा था कि ये भारत का मिनी पाकिस्तान है। फिरहाद हाकिम ने यह बयान पाकिस्तान के मुख्य अखबार द डॉन की रिपोर्टर मलिया हामिद सिद्दीकी के साथ बातचीत के दौरान कहा था। फिरहाद हाकिम ओपनली मुसलमानों से गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करने की बात कर चुके हैं। ठीक है, उनके बयान पर आउटरीच हुआ, पर उनके पास ये कहने का कारण था। गार्डन रीच के आसपास का पूरा क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है। पोर्ट एरिया होने के कारण मटिया ब्रुज, खिदिरपुर, गार्डन रीच जैसे क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठ, ड्रग्स तस्करी से लेकर क्रिमिनल्स के लिए सेफ हेवन बन चुके हैं। ये क्षेत्र कोलकाता में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं। इस क्षेत्र के हिंसा मुक्त होने के कई दावे किए जाते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी बहुत ही भयानक है। यही कारण है कि इन दावों के बावजूद चुनाव आयोग ने गार्डन रीच 800 की सूची में वल्नरेबल एरियाज में शामिल किया हुआ है और इसके बूथ 1467 सेंसिटिव बूथ्स में से शामिल है। वहीं 2016 में चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए 140 लोगों में से जिनमें 20 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले थे, उनमें से कई गार्डन रीच से थे।
लगातार यहाँ पर पुलिस की कारों और आरएएफ का एक काफिला अंतराल पर सड़कों पर गश्त करता है। सीआरपीएफ के जवान सड़कों पर तैनात रहते हैं। इस क्षेत्र को नो गो जोन भी कहा जाता है। नो गो जोन इसलिए भी क्योंकि पिछली बार जब एक अधिकारी ने यहाँ जाने की हिम्मत की थी तो उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, हम 1984 में कोलकाता में तत्कालीन पोस्ट डीसीपी विनोद कुमार मेहता के मर्डर की बात कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार मेहता गार्डन रीच इलाके में पहुंचे थे जब उन्हें सूचना मिली थी कि वहां कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहीं पर उनकी और उनके बॉडीगार्ड मुख्तार अहमद खान की बर्बरता से भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। जब मेहता की बॉडी मिली तो उनकी लाश नग्न अवस्था में थी और उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उनके शरीर पर चाकू से कई बार गोदने और जलने के निशान थे। इंडिया टुडे की 15 अप्रैल 1984 की रिपोर्ट में कहा गया है कि खान के अंग काट दिए गए थे और उसके धड़ का सिर्फ एक जला हुआ ढेर बचा था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय पुलिस मेहता के घटनास्थल पर पहुंचने के आधे घंटे बाद पहुंची और जब पहुंची तो उन पर भी बम फेंके गए और एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सिर पर ईंट से हमला किया गया जिससे उनका खून बहने लगा था। ऐसी खबरें आई कि स्थानीय मुसलमान इलाके के हिंदुओं पर हमला करने वाले हैं। कुछ दिन पहले विनोद कुमार मेहता ने पुलिस को दंगाई भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मारे गए लोगों में से एक के पिता ने एक विरोध प्रदर्शन में कहा था, मैं निश्चित रूप से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि मेहता लंबे समय तक जीवित ना रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके तुरंत बाद गार्डन रीच और पड़ोसी वॉटगंज और मेटिया ब्रिज में मेहता की मौत की मांग करने वाले पोस्टर सामने आए। इस मामले पर रिपोर्टिंग करने वाले इंडिया टुडे के पत्रकार सुमन सेन ने कहा था, गार्डन रीच तस्करों के लिए सेफ हेवन है। उनमें से कई बांग्लादेश से आए गैर बंगाली मुसलमान हैं जो वर्षों से अवैध रूप से यहाँ बसे हैं और अमीर बन चुके हैं। कुछ स्थानीय पुलिसकर्मी भी हैं जो अपनी कमाई के लिए तस्करों पर डिपेंड रहते हैं। सुमन सेन ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कोलकाता पुलिस के लिए कठोर शब्द इस्तेमाल किए थे और 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लिखते हुए बताया था कि पहली बात तो कायरता थी। 18 मार्च को गार्डन रीच इलाके में हिंसा करने वाली भीड़ का सामना करने के बाद मेहता के साथ आए पुलिसकर्मियों ने फतेहपुर गांव की संकरी सड़क पर उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, जहां बाद में उनकी मौत हो गई थी। दूसरी बात यह थी कि जांच के अंतहीन चलने के बावजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि संदिग्ध इदरीस को कांस्टेबलों ने हिरासत में पीट कर मार डाला था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुस्लिम भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस को रात में छापेमारी करने से रोक दिया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष कलीमुद्दीन शम्स पर विनोद कुमार मेहता की हत्या करने वालों से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। सुमन सेन और इंद्रनील बनर्जी ने मई 1984 में एक रिपोर्ट में दर्ज किया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वीकार करते हैं कि वे जिन कुख्यात तस्करों और अपराधियों को पूछताछ के लिए लाए हैं उनमें से कई ने कलीमुद्दीन शम्स के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलेआम शेखी बघारी है। साथ ही कलीमुद्दीन शम्स पर पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी बसाने का भी आरोप था। तो गार्डन रीच या खिदरपुर जैसे क्षेत्र आज नो गो जोन नहीं बने हैं, बल्कि इनके हिंसा का एक पूरा इतिहास है। जिस इकोसिस्टम ने कश्मीर के सिचुएशन को वल्नरेबल बताकर खूब नोट छापे हैं, उन्होंने कभी ये सामने ही नहीं आने दिया कि कोलकाता में मिनी पाकिस्तान बन चुका है, जहां कोई अधिकारी चला जाए तो उसकी लाश ही मिलती है। खिदरपुर में लगी आग और इसके बुझाने में हुई लापरवाही की जांच में क्या सामने आएगा क्या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर है कि खिदरपुर में हिंदू एग्जिस्टेंस को खत्म किया जा रहा है। अपनी दुकानों और करोड़ों का माल अपनी आंखों के सामने उजड़ने पर कितने लोग वापस यहाँ आकर बस पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। इट्स हाई टाइम टू टॉक अबाउट पश्चिम बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद से लेकर खिदरपुर तक में हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।